माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद प्रिया। आई होप कि मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लेके आती हूँ आपको समझ में आते होंगे। देखिए, हमने सैनिजिनेला के बारे में लगभग स्टडी कंप्लीट कर ली है। इसके 3 पॉइंट्स और हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके सिलेबस से और आगे एमएससी में भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या है वो पॉइंट। सबसे पहले आती है आपकी सैलिजिनेला की लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। जब मैंने आपको हेटेरोस्पोरी पढ़ाया था, ठीक है, तभी भी उसमें सैलिजिनेला की लाइफ साइकिल मैं समझा चुकी हूँ और आज और अच्छे से हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले क्या कि सैलिजिनेला की लाइफ साइकिल आज हमें देखनी है, और दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन देखना है, और तीसरा है हमें इसके स्पोरेंजियम देखने हैं। ठीक है, कि इसके जो हमारे लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु 2 टाइप के होते हैं इसमें। ठीक है, स्पोरेंजियम माइक्रो और ठीक है मेगा स्पोरेंजियम, तो उन दोनों की किस तरीके से आकृति होती है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सैलिजिनेला के जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएँ होती हैं। ठीक है, बीजाणु भित्ति और युग्मकोद्भित्ति प्रावस्था। बीजाणु भित्ति आपको पता है अयुग्मित होती है, और जब युग्मक बन जाता है युग्मकोद्भिद वाली तो उसमें क्या होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, ये अगुणित और द्विगुणित प्रावस्था है। चलिए आगे देखते हैं सैलिजिनेला में जनन की विधियाँ। ठीक, देखिए सैलिजिनेला में हमारे जनन की कितनी 2 विधियाँ होती हैं। एक कायिक जनन है, दूसरा आपका है लैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि ये एक बीजाणु विधि पौधा है तो इसमें किससे बीजाणुओं द्वारा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो देखिए कायिक जनन, सैलिजिनेला में कायिक जनन खंडन, ट्यूबर और सुप्त कलिकाओं तथा पत्र कलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, हमने खंडन देख रखा है, खंड सैलिजिनेला का देखिए जरा, इस तरीके से उसमें लीप्स होती हैं। ठीक, तो क्या है, इसकी जो सुप्त कलिकाएं होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी इनका रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा यह है खंडन द्वारा भी होता है। ठीक है, अब देखिए जीवाणुओं द्वारा लैंगिक जनन, बाइस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सैलिजिनेला का पादप बीजाणु विधि होता है, इसमें बीजाणु पाए जाते हैं, अतः इसमें लैंगिक जनन किससे होते हैं, बीजाणु के द्वारा शुरू होता है। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, और सैलिजिनेला एक विषम बीजाणु है। ठीक है, इसमें नर तथा मादा दोनों एक ही प्लांट में हमारे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या है, ये विषम बीजाणु पौधा है। ठीक है, अतः इसमें 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु। ठीक है, देखिए जरा, लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, ये लाइन एकदम इजी है आपकी, और जिस जगह पे ये पाए जाते हैं, देखो बीजाणु धानी एक पर्ण संरचना, समान संरचना जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं, वे कक्ष में विकसित होती हैं। ठीक है, अब लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी धारण करने वाले जो पत्ते होते हैं, ठीक है, पर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये बात बहुत इजी हो गई। अब देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, बीजाणु अंकित होकर युग्मकोद्भिद बनाता है। ठीक, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु। ठीक, जो गुरु बीजाणु है वो आपका मादा युग्मकोद्भिद बनाता है, और जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद बनाता है। जहाँ पर हमारे गुरु बीजाणु किस में विकसित होते हैं, गुरु बीजाणु धानी में, और लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, लघु बीजाणु धानी जहाँ पाई जाती है उसे लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं, और गुरु बीजाणु धानी जहाँ पाई जाती है उसे गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। हो गया इतना, बहुत इजी था ये। आगे देखते हैं लघु बीजाणु धानी। ठीक है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। देखते हैं हमारी इसकी आकृति कैसी होती है। सबसे पहले हम इसका आकृति देखेंगे, दोनों की, लघु बीजाणु की भी और गुरु बीजाणु की भी। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से विकसित होता है। चलिए देखिए जरा, लघु बीजाणु धानी लाल पीले रंगों की वक्ताकार गोलाकार आकृति की होती है। इसका कलर कैसा होता है, रेड एंड येलो। ठीक है, हल्का वैसे इसका कलर मस्टर्ड होता है, इसमें रेड एंड येलो दे रखा है। ठीक है, और वृत्ताकार, ठीक है, हल्के राउंड शेप में ओवल टाइप से गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है, ये संबंध तथा गुरु बीजाणु धानी से छोटी होती है। किससे, गुरु बीजाणु धानी से छोटी होती है। और इसकी कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है, जिसमें से भीतरी स्तर के बाद एक पोषक स्तर। ठीक है, 2 स्तर होती है इसकी कोशिकाओं में, एक क्या होती है, पोषक स्तर, और एक सुरक्षात्मक स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं
देखिए रक्षात्मक स्तर एक होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है टैपिटम। ये आपकी पोषक स्तर है, आपको पता ही है इनका कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ठीक, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेकों लघु बीजाणु बनाती है और ये बीजाणु चतुष्कों में व्यवस्थित रहते हैं। इसकी संरचना भी मैं आपको बताऊंगी। सो आपको बस ये देखना है कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। देखिए जरा कि मात्र कोशिकाएं होती है, उसमें क्या होती है बच्चों, एक मात्र कोशिकाएं होती है जिसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बनते हैं, अनेकों लघु बीजाणु बनाती है, ठीक। अब आगे देखिए गुरु बीजाणुधानी। अभी हमने बात करी है माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, अब हम देखेंगे क्या कि मेगास्पोरेंजियम, ठीक। अब देखते हैं ये लघु बीजाणुधानी से बड़ी होती हैं और छोटे व्रंत वाली, ठीक है। होती बड़ी है, इसकी आकृति बड़ी होती है, लेकिन व्रंत कैसा होता है, छोटा होता है, हरे या भूरे रंग की होती है, ठीक है। कैसा कलर उसका होता है, ग्रीन या ब्राउन रंग का होता है। इसमें केवल एक जैकेट स्तर होता है, इसमें केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील रहती है, ठीक है, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। ये भी चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। कुछ जातियों में गुरु बीजाणु की संख्या 8 से 12 या उससे अधिक होती है, ठीक है। देखो जो हमारा क्या था माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये भी चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहता है और ये भी क्या है चतुष्क के रूप में। लेकिन बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये जब चतुष्क के रूप में रहता है तो इसमें क्या होता है, जब ये मान लो 4 है इसकी, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए ज़रा कि जब ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। तो इसका एक पार्ट क्या होता है, इसमें जो आपका माइक्रो था, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें एक पार्ट तो बन जाता है इनका आवरण, ठीक है, 3 पार्ट रह जाते हैं क्रियाशील। पर जो आपका दूसरा वाला है मेगास्पोरेंजियम, इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो मात्र कोशिका होती है, ठीक है, ऐसे हैं, और एक मात्र कोशिका, ठीक है, ये ही क्रियाशील होती है, बाकी सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्रियाशील नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं उसे क्या कहते हैं, जो मात्र कोशिका क्रियाशील उसे। चलिए तो अब हम लोग समझ चुके हैं क्या कि जो आपका लघु बीजाणु है और गुरु बीजाणु, इनकी आकृति कैसी होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। वैसे मैं इसकी आकृति छोटी सी ड्रॉ करके भी अभी दिखा दूंगी, लेकिन अभी पहले हम देखते हैं किस तरीके से विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी रियल इमेज भी मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगी। देखिए लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। देखिए वो बीजाणुधानी थी, ठीक है, कि बीजाणुधानी कैसी होती है, यानी बाहर से देखने में कैसा लगता है, लेकिन उसका जो स्पोर होता है, ठीक है, वो कैसा है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर, प्रत्येक लघु बीजाणु 0.015 मिमी से लेके 0.06 मिमी तक होता है, ठीक है। इसकी आकृति होती है 0.015 से लेके 0.06 मिमी तक, ठीक है, mm तक। और इसमें एक मोटी बाह्य चोल होती है तथा एक पतली अंचचोल होती है, यानी जो बाहर की लेयर होती है बहुत मोटी होती है और जो अंदर की होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पतली होती है, ठीक। और प्रत्येक बीजाणु में एक केंद्रक तथा एक कणिकामय कोशिका द्रव होता है, ठीक। लघु बीजाणुओं के अंकुरन से नर युग्मकोद्भिद बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, जो हमारे लघु बीजाणु हैं वो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नर युग्मकोद्भिद का विकास होता कैसे है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए नर युग्मकोद्भिद के विकास का देखिए अध्ययन किस में किया गया था, सीक्रोसियाना में किया गया था, ठीक है, सीक्रोसियाना में किया गया था। और लघु बीजाणु का जो अंकुरण है वो बीजाणुधानी में ही प्रारंभ हो जाता है, फिर इसका विमोचन युग्मकोद्भिद की 13 कोशिकीय अवस्था से होता है। और इसमें प्रथम, देखिए वाली लाइन में एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो आपका लघु बीजाणुधानी है उसमें ही क्या है, बीजाणु अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
तो लघु बीजाणुधानी के अंदर ही अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं, यानी वहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है जो आपका मेल गेमेटोफाइट है बनना। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। देखिए ज़रा, विभाजन असीमित होता है, ठीक, जिससे एक छोटी मसूराकार प्रोथैलस कोशिका तथा एक बड़ी पुधानी कोशिका बनती है। ठीक है, छोटी कोशिका बनती है कैसे, मसूराकार, एकदम छोटी सी बनती है, और बड़ी कोशिका एक पुधानी बनती है। ठीक, जिसमें से क्या बाद में पुमंग निकलते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, पुधानी कोशिका उदर विभाजन द्वारा दो समान माप की पुधानी कोशिका बनाती है। ठीक, देखिए जो पुधानी कोशिका होती है, इसमें नहीं दिखा रखा है, ये देखो जो फर्स्ट नंबर पे आपकी जो पुधानी कोशिका होती है वो क्या होती है, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा है, वैसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, दो कोशिका में मैं अभी दिखाऊंगी, वो वाला डायग्राम भी इसमें है बट आगे है, देखते हैं पहले कि क्या होती है, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक धनी कोशिका अनुरस विभाजन द्वारा बीजाणु के अंदर 4 कोशिका विभाजनधानी प्रारंभिक से व्युत्पन्न तथा प्रोथैलस कोशिका बनाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले कितनी कोशिका, 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। एक कौन सी को होती है, एक छोटी सी कोशिका होती है, ठीक है, जो मसूराकार होती है, प्रोथैलस होती है, और दूसरी क्या होती है, पुधानी कोशिका होती है। बाद में पुधानी कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, और वो दोनों विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक, इसमें उत्पन्न 4 कोशिकाओं में केवल 2 कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा आधारीय 2 कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। ठीक, 2 कोशिकाएं विभाजित होती है पर 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, उनका आधार बन जाती है, और ऊपरी 2 कोशिकाएं विभाजित होकर प्रारंभिक पुमंजनक कोशिकाएं तथा जैकेट कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक, एक उसका आवरण बन जाती है, जो 2 कोशिकाएं ऊपर की होती हैं वो आवरण बन जाती है, और इस अवस्था में क्या होता है, 13 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणुधानी से विमुक्त हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, देखिए, लघु युग्मकोद्भिद का शेष विकास गुरु बीजाणुधानी में मादा में होता है। ठीक, जो लघु बीजाणुधानी होती है वो कह रहे हैं कि उसमें एक तरीके से स्पर्म जो निकलना होता है, किस तरीके से, वो क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी में जाकर पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए, मुक्त युग्मकोद्भिद के केंद्र में स्थित 4 प्रारंभिक पुंजनक कोशिका विभाजित होकर 128 से 256 कोशिका का एक पिंड बनाती है। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी कोशिकाएं थी, 4 कोशिकाएं थी, जिसमें से 2 तो आवरण बन गई थी। ठीक है, और 2 क्या है, निरंतर विभाजित हो रही थी। ठीक है, तो विभाजन के पश्चात वो लोग क्या बनती है, 13 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए ज़रा, कि वो उनमें भी क्या होता है, विभाजन होता रहता है, और 4 प्रारंभिक जो पुमंगजनक कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर क्या बनाती हैं, 128 से लेके 256 कोशिका का एक पिंड बनाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें विभाजन होता है। इन्हें पुमणु मात्र कोशिकाएं या पूर्ण कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, पूर्वी पुमणु कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो पुमणु है यानी जो स्पोर है हमारे निकलने वाले, उससे पहले की स्टेज है। ठीक है, इसीलिए फिर ये कोशिकाएं कायांतर द्वारा एक तंतु रूपी द्विशाखिक पुमणु बनाती हैं। ठीक है, 2 शाखा वाले क्या बना देती हैं, ये पुमणु बनाती है, और प्रोथैलस कोशिका तथा जैकेट कोशिका विघटित होकर एक श्लेष्मी पदार्थ साबित करती हैं। इसमें ये पुमणु तैरते रहते हैं। ठीक है, देखिए जरा, नर युग्मकोद्भिद बीजाणुभित्ति भित्ति से ढका रहता है। ठीक है, लघु बीजाणुभित्ति से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है लघु युग्मकोद्भिद हमारा। अब देखिए, परिपक्व पुमणु बीजाणुभित्ति के तैयारी कटक से फटने पर विमुक्त हो जाते हैं, अतः सैनिजलेनिया का लघु में एक अत्यंत न्यूनीकृत, ठीक है, न्यूनीकृत यानी बहुत छोटा सा, देखिए इसकी आकृति आप लोगों ने देखा होगा, वैसे इस तरीके से होती है, कुछ ऐसे होती है। जब ये पूरा क्या होता है, वो हो जाता है, फिर हल्का सा यहाँ से क्रैक होता है। ठीक है, उसके बाद आपके इसके स्पोर्स क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस वंश में जो सैनिजलेना है उसमें क्या है, टेडोफाइट्स के अन्य सदस्यों की तरह क्या कायिक प्रोथैलस नहीं बनते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था हमारा, माइक्रोस्पोर था, उसके बाद क्या है, 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। ठीक,
और 2 कोशिकाओं में से क्या है, एक कोशिका है इसका आधार बन जाती है और एक कोशिका में निरंतर विभाजित होते जाता है। ठीक है, तो विभाजन के स्वरूप क्या होती है, हमारी सेल होती है बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और लास्ट में 256 सेल तक पहुंच जाती है, इतनी अधिक बढ़ जाती है। अब देखिए ज़रा, हमने ये पढ़ लिया क्या कि आपका क्या होता है माइक्रोस्पोंजियम यानी नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम देख कि हमारा मादा युग्मकोद्भिद किस तरीके से विकसित होता है। तो देखिए ज़रा, जो गुरु बीजाणु है वो आपका किस तरीके से विकसित होता है। गुरु बीजाणु लघु बीजाणु के अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। इनका व्यास कितना होता है, 0.15 मिमी से लेके 0.5 mm तक होता है। ठीक है, कुछ जातियों में यह द्विस्तरीय भित्ति से घिरे रहते हैं, जिसे बाह्यचोल तथा अंतचोल कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह। ठीक है, लेकिन कुछ जातियों में यह 3 परतों से घिरा रहता है, बाह्यचोल, मध्यचोल तथा अंतचोल में विभाजित रहता है। ठीक है, 3 लेयर्स होती है इसकी, देखो यहाँ ये है ना 1, 2 and 3। ठीक है, 3 लेयर्स में कवर अप होता है ये। ठीक है, अब ये कौन कौन सी जातियों में पाया जाता है, 3 लेयर्स को दे रखा है, जैसे सी एपस, ठीक है, और सी रूपेस्टिक्स। इसमें क्या है, ये 3 लेयर्स में पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी आकृति है। ये डायग्राम आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग पैरा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगी। स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास किस तरीके से होता है। स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास भी गुरु बीजाणु के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे वो लघु बीजाणु धानी के अंदर हो जाता था अंकुरित होना, ऐसे ही गुरु बीजाणु धानी के ही अंदर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। देखिए, गुरु बीजाणु का अंकुरित केंद्रक अनेक विभाजन द्वारा बहु केंद्रीय हो जाता है। ठीक है, उसमें पहले ही बहुत सारा विभाजन होता है और बहुकेंद्रीय हो जाता है। ये है सभी कोशिका में अंतः स्थापित रहते हैं और बीजाणु के केंद्र में एक रेखा पाई जाती है। ठीक है, मध्यचोल पुनः बाह्यचोल के संपर्क में आ जाती है। स्त्री युग्मकोद्भिद के शीर्षक क्षेत्र में संतति केंद्रकों के मध्य भित्ति बन जाती है और 2 से 3 स्तरीय कोशिकाएं उत्तक बन जाते हैं। ये एक डायफ्राम द्वारा अलग रहता है। इस अवस्था में बीजाणु भित्ति त्रियारी कटर से फट जाती है और स्त्री युग्मकोद्भिद का कोशिकीय उत्तक अनावृत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या है बेटा, इसमें बहुत सारा कोशिका विभाजन होता है, बहुत सारा। ठीक है, कोशिका विभाजन होता है और इसके बीच में क्या है, एक रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, रिक्तिका पाई जाती है, ये क्या है, लेयर्स द्वारा अलग अलग रहती हैं। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या होता है इसमें, देखो जरा कि स्त्री युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, शीर्षक से संतति केंद्रकों के मध्य भित्ति बन जाती है। ठीक, अब देखो जरा कि 2 से 3 कोशिकीय उत्तक जाते हैं और ये डायफ्राम द्वारा अलग रहता है। ठीक, ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये डायफ्राम के द्वारा क्या रहता है, अलग रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इस अनावर्ती कोशिका उत्तक द्वारा स्त्री धानियों का विकास होता है। ठीक है, जो हमारी अनावर्त बनी है, यानी ये जो इसके होते त्रियारी जो कटर होता है वो जो फट जाते हैं, उसके बाद क्या बनता है, अनावृत कोशिका उत्तक। ठीक है, अनावृत हो जाता है, जो कोशिका उत्तक है वो अनावृत हो जाता है, उसमें कोई आवर्त नहीं बचता है। ठीक, तो उसका विकास होता है। अब प्रत्येक स्त्रीधानी प्रारंभिक परिणतिक विभाजन द्वारा प्रारंभिक आवरण कोशिका एवं एक केंद्र के आती है। ठीक है, देखो यहाँ पर जरा, यहाँ से ध्यान से आप लोग देखें कि जब हमारे क्या होते हैं, अंकुरन हो जाता है। अभी अंकुरन की प्रोसेस चल रही थी, अंकुरन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 2 सेल, ये देखिए ए वाला, ठीक है, 2 सेल बनी है। एक कौन सी आपकी प्रारंभिक आवरण कोशिका और एक केंद्रीय कोशिका बनी। ये देखिए बीच वाली ये केंद्रीय कोशिका और ये एक आवरण कोशिका है। ठीक है, 2 कोशिका बनती है। केंद्रीय कोशिका पुनः विभाजित होकर एक प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका तथा एक प्राथमिक अंडक कोशिका बनाती है। अब देखिए, ये जो बी नंबर वाला है, प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका और अंडक कोशिका। ठीक है, 2 कोशिका क्या बना ली, विभाजित होकर केंद्र कोशिका ने। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या होता है, देखिए अंडधार कोशिका।
ठीक है। एक ग्रीवानाल बना ले, ग्रीवानाल कोशिका और एक प्राथमिक अंडधार कोशिका। अब प्राथमिक कोशिका विभाजित होकर अंडधार नाल कोशिका तथा अंड बनाती है। ठीक, यहाँ देखो अंडनाल नाल कोशिका हो गई ये विभाजित होकर, और एक क्या है, अंड कोशिका बनी है। ठीक है, पहले क्या थी, अंडधारी कोशिका थी, अंडधार कोशिका थी, अब क्या बन गई आपकी, अंड कोशिका अलग हो गई और अंडधानाल कोशिका अलग हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें 8 ग्रीवा कोशिकाएं 2 सोपानों में व्यवस्थित रहती हैं। 8 क्या होती है इसमें, ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं और 2 सोपानों में व्यवस्थित रहती हैं, यानी 2 इसके वर्ग होते हैं। ठीक है, सेनेजिलेला की परिपक्व स्त्रीधानी में 8 ग्रीवा कोशिकाएं, 1 ग्रीवानाल कोशिका और 1 अंडधानाल कोशिका तथा 1 अंडबनी होती है। ठीक है, इस तरीके की आकृति होती है इसकी। तो कौन कौन सी कोशिका होती है, एक ग्रीवानाल कोशिका, एक अंडनाल कोशिका और क्या होती है, एक अंड से बनी होती है। एक इसमें क्या होता है, अंड होता है। देखिए ये अंड कोशिका हो गई, ग्रीवानाल कोशिका हो गई। ठीक है, और एक अंडदानाल कोशिका हो गई। 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही है ना। ठीक, अब उसके बाद देखिए जनाब कि ऊपरी सोपान के 4 कोशिकाओं के अतिरिक्त शेष भाग ऊतक में धंसा रहता है। ठीक है, ये जो कोशिकाओं के अतिरिक्त बाकी भाग क्या है, उसमें धंसा हुआ है। ठीक, आगे हैं, थोड़ा सा बचा है बेटा बस। ये क्या हो गया आपका, ये सारी प्रोसेस हमारी किसके लिए पूरी हो गई कि हमने पढ़ लिया गैमेटोफाइट्स के किस तरीके से होते हैं। बच्चों आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, इसका निषेचन पढ़ाऊंगी, भ्रूणीय विकास और लाइफ साइकिल। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बच्चों मेरे साथ बने रहिए, आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं वीडियो, आप लोग मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे की वीडियो बना पाऊँगी। आपको नहीं अच्छी लगती है अगर तो डिसलाइक कीजिए कम से कम, मुझे ये तो पता चले कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए। चलिए।